तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी कि किस तरीके से बुद्धिज़्म जो है उसका स्प्रेड होता है। ठीक है। अलग अलग रीजन्स के अंदर, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो पिलग्रिम्स यहाँ पर आए। ठीक है। क्या होता है पिलग्रिम्स, कौन होते हैं? मतलब वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे मैन और वेमेन जो अपनी जर्नी अंडरटेक करते हैं दूसरे रीजन्स में जाने के लिए, होली प्लेसेस में जाने के लिए, ताकि वो वर्शिप ऑफर कर सकें। ठीक है। ये लेकिन मैं ये मानता हूँ ये ना एक एंगल होता है पिलग्रिम्स की डेफिनेशन का। आप कुछ और बता सकते हो? पिलग्रिम्स बाय नेचर होते क्या है? मतलब अगर वो दूसरी जगह जा रहे हैं, वर्शिप ऑफर करने जा रहे हैं, चलो ठीक है भाई, वो पिलग्रिम्स करने जा रहे हैं, लेकिन वो उनका नेचर क्या है, वो है क्या वैसे? हिस्ट्री में भाई कोई अपनी पूजा करने जा रहा है तो एक सेकंड, हिस्ट्री में अपनी कोई पूजा करने जा रहा है तो जाने दो ना, मुझे क्या लेना देना उससे? मैं क्यों पढ़ूं उसके बारे में? क्या रेलेवेंस है इसकी? पिलग्रिम्स जो अंडरटेक करते हैं, इनकी रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस बताओ। ये वैसे हैं क्या बाय नेचर? पता है वैसे आप लोगों को, मैं वो वर्ड जानना चाह रहा हूँ। जर्नी करते हैं तो हाँ सही है। तो हाँ, तो हाँ हाँ, वेरी गुड। तो एक एक चीज़ बोल दो ना, ट्रैवलर्स हैं। ट्रैवलर्स के कशिश आशिमा अलंकृता एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक्सपीरियंसेस कभी कभार वो लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिस चीज़ में वो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, अकाउंट्स या उनकी बुक्स। इनकी रेलेवेंस क्या होती है? उस लोकल एरिया के लोग जहां पर ये आए होते हैं, वो कभी कभार कुछ कुछ चीज़ों को, A B C D चीज़ों को, हमने पढ़ा था ना, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जो इनकी बुक्स और अकाउंट होती हैं उनके अंदर उन्हीं सिमिलर चीज़ों का, जो कि लोकल लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स होता है। और जैसे ट्वेल्थ चैप्टर के अंदर, ट्वेल्थ क्लास के अंदर ना एक चैप्टर होता है, आपको वो पता होगा ना कि उस चैप्टर का नाम होता है कशिश, हिस्ट्री में। आशिम अलंकृत आप तो पढ़ चुके हो उसको, है ना? थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर, है ना? कि हमारे नजरिए से नहीं, ट्रैवलर ने क्या देखा जब वो कोई बाहर से चला आया बंदा हमारे देश के अंदर, उसका क्या नजरिया था किसी चीज को लेकर जो कि हमारे यहाँ लोकली मिलती थी। ये इनकी रेलेवेंस होती है। जो हम ये पैराग्राफ करने वाले हैं ना, इससे यूपीएससी पहले तो क्वेश्चन नहीं पूछता था। ठीक है। लेकिन एक बारी अभी 2018 से लेकर अभी तक एक बारी मेंस के अंदर, और मेंस के अंदर पूछा गया तो भाई इसका मतलब 10-15 नंबर होल्ड मार्क्स करता था वो क्वेश्चन, है ना? तो ट्रैवलर्स के बारे में एक बारी मेंस के अंदर, और 2018 में जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अभी यहां से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कशिश, आशिमा अलंकृता। ट्वेल्थ क्लास से थोड़ी सी और मिल जाती है, लेकिन मैं ट्वेल्थ क्लास प्रेफर ही नहीं करता। बाकी हमें तमिलनाडु से मिल जाएगी। और उसके अलावा नितिन सिंघानिया के अंदर एक प्रॉपर तरीके से आर्ट एंड कल्चर की बुक में एक चैप्टर है, ट्रैवलर्स इन एंशियंट इंडिया। उसी मतलब ट्रैवलर्स के बारे में है, उसी चैप्टर के अंदर ट्रैवलर्स इन एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया दे रखा है। कौन किसकी सल्तनत के टाइम पर विजिट करा था किसने, और उस टाइम पे लोकल राजा कौन था। जैसे मैं अगर एंशियंट इंडिया की बात करूं, मेगस्थनीज भी तो एक ट्रैवलर था ना, बताओ मुझे। वैसे तो हम यहाँ पर पिलग्रिम्स पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो ये ट्रैवलर ही ना। मेगस्थनीज एक ट्रैवलर था ना। किसके कोर्ट में आया था मेगस्थनीज? कौन था इंडिया में उस टाइम पे राजा? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य का पॉलिटिकल एडवाइजर कौन? चाणक्य। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र। और उसने कौन सी बुक लिखी मेगस्थनीज ने? मेगस्थनीज की बुक का नाम क्या था? इंडिका लिखी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ, इस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कशिश में ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों एक दूसरे के, ये कौटिल्य और मेगस्थनीज, और दोनों बुक्स, अर्थशास्त्र और इंडिका, दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हुए कि नहीं हुए, बताओ। कंटेम्प्ररी जानते हो ना? जिस सेम जमाने में, जैसे मतलब मान लो, आ, अभी मेरी दादी है, मेरे दादाजी थे, मैं उस टाइम पर था, तो हम एक एरा में एक टाइम पर तो साथ रहे हैं ना, तो हम दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हुए कि नहीं हुए, बताओ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं,
मुझे इसका कोई आंसर दे सकता है कि क्या गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीरा एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे? पक्का? जी हाँ, थे। तो ऐसे ही क्या मैं बोल सकता हूं दो किताबें अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज क्या कंटेम्प्ररी थी? थी। अब ये दो क्वेश्चन पता है आप लोग क्यों आंसर मतलब आराम से कर सकते हो, आपके दिमाग के अंदर ज्यादा हौच पौच नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि आपने डिटेल्ड अकाउंट्स पढ़े हैं इसके। मैं चाहूँ ना तो नितिन सिंघानिया का क्लिप शॉट निकालकर फोर्थ एडिशन जो कि हम सबके पास है, मैं उससे वो चैप्टर डायरेक्टली आपको ट्रैवलर्स वाला करा दूं। लेकिन मैं खुद उसको रट्टा मार चुका हूँ। वो सिर्फ ना फिल्म से एक हफ्ते पहले काम आता है, पूरे साल मुझे याद नहीं रहता, ना किसी को रह सकता है। उसका एक सिंपल सा एक रीजन होता है, तुमने जब तक डिटेल में कहानी जी नहीं है, पढ़ी नहीं है। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ बीरबल किसके दरबार में था, क्या बीरबल हमें एंशिएंट इंडिया में मिलता है, मेडिवल इंडिया में मिलता है, या फिर बीरबल फिगर मेडिवल इंडिया में मिलता है तो कहाँ मिलता है, किसकी सल्तनत में? रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कहाँ मिलता है बताओ? बीरबल एज अ फिगर किसके किसके दरबार की शान थी, वो किसका नवरत्न था? अकबर का। ये कैसे बता सकते हो आप? क्योंकि आपको डिटेल्ड अकाउंट पता है अकबर के बारे में। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो रजिया सुल्तान थी या जो इल्तुतमिश था, उसके टाइम पर कौन सा ट्रैवलर आया था, तो बता सकते हो सारी की सारी लिस्ट? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है। अभी हमने वो चीज कवर नहीं करी है, कहानी नहीं जानी है। कहानी इन द सेंस में क्यों कहता हूँ, कहानी में ना आप जैसे देखते हो कि इमोशंस छुपे होते हैं, तो वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाती है। तो पहले कहानियां पढ़ा करो, छोटी छोटी चीजें एकदम से याद हो जाती हैं। अगर कशिश मैं आपको बिठाकर ये बताऊं कि राम ये थे, लक्ष्मण ये थे, भरत ये थे, शत्रुघ्न ये थे, दशरथ ये थे, रावण ये थे, सीता ये थी, और इन कैरेक्टर्स के ये क्या कहते हैं, इनकी क्वालिटीज थी, आप भूल सकते हो। लेकिन आशिमा लंगड़ता में अगर आपको रामायण की पूरी कहानी सुना दूं, तो आपको ये बताना क्या फिर आसान, मतलब क्या मुश्किल है कि कौन किसका बेटा था, कौन किसकी वाइफ थी, अच्छा कौन था, बुरा कौन था? नहीं ना। ये चीज होती है। तो हमेशा ना हिस्ट्री के अंदर इसलिए कहानी वाइज पढ़ा करो। मेरे लेक्चर के अंदर आपको कभी भी डेट वगैरह फालतू की देखने को नहीं मिलेगी, मैं कभी इस पर एम्फोसाइज नहीं करता, लेकिन होते होते आपको ऑलरेडी याद हो जाती है। जैसे मैं अगर आपसे आगे बढ़ने से पहले लास्ट को क्वेश्चन पूछूं, आयरन कब आता है बताओ? आयरन कब आता है बताओ? कौन सी सेंचुरी बीसी के अंदर डिस्कवर होता है? हम्म। सिक्स। सिक्स। अब देखो बता पा रहे हो, कैसे बता पा रहे हो? कोई बुक खोल कर बैठे हो क्या बगल में बताओ, या मोबाइल पे नोट्स बना रखे हैं? ये अपनी क्योंकि कहानी आपके दिमाग के अंदर बैठ गई है इतने बार पढ़ते पढ़ते। और आशिमा तो ना जाने ये वाली एनसीईआरटी कितने अनगिनत बार रिवाइज कर चुकी है ना आशिमा? आपको तो बहुत सारी चीज़ें अब रिकॉल भी होने लग गई होंगी, इस पेज के ऊपर ये दे रखा है, वो दे रखा है ना? तो ये चीज़ होती है। आगे बात करते हैं। इनमें से जो ये पिलग्रिम्स आते थे, हाँ, जब ट्रेडर्स हो थे, यहाँ से इस कहानी स्टार्ट करते हैं। एस ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड, जब जो ट्रेडर्स थे वो दूर दराज के इलाकों में, अब इलाकों इन द सेंस कि यहाँ पर दूसरी कंट्रीज भी हो सकती हैं, और विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत दूर दराज के रीजन्स भी हो सकते हैं। जब वो जर्नी अंडरटेक करते थे, ये कि ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, कैरावान्स में और शिप्स में। कैरावान्स, जल्दी बताओ मुझे फटाफट, 10 सेकंड के अंदर बताओ कैरावान्स क्या होता है? ग्रुप होता है बेसिकली जहां पर घोड़े, पालकियां, बग्गियां, सारा सामान और ये जाता है ट्रैवलर्स का, है ना? कैरावान्स। जैसे याद है ना, वहां से निकलते थे, सिल्क रूट से निकलते थे। ठीक है। अच्छा, सिल्क रूट में क्या हाथी हाथी से कभी होता था माल एक्सपोर्ट? कॉमन सेंस लगा के कोई बता सकता है मुझे? वेरी गुड। माउंटेन्स पे एलिफेंट्स नहीं जाते, शाबाश। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, पता है, इनको लिख लिया करो जो मैं बताता हूँ। यह आपकी, यही तो चीज होती है, इसी से तो एनालिटिकल एबिलिटी स्टार्ट होती है हमारी फिल्म्स के अंदर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के। ठीक है। और अब से हाई टाइम आ चुका है आशिमा लंगृता, आप लोग अपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। ठीक है। एलिमिनेशन स्किल्स को डेवलप करना शुरू करो। मैं आपको मॉक टेस्ट दे जाऊंगा, पुरानी ईयर्स की भी दे जाऊंगा, ठीक है आशिमा? उनको भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्टैटिक चीजें तो स्टैटिक ही रहेंगी, करंट को तो वैसे भी नहीं देखना है अभी। आगे, तो जब ये ट्रेडर्स, जैसे मतलब मान लो हमारे इंडिया से एक ट्रेडर निकला, ठीक है, उसने सामान दिया, मान लेते हैं ईरान के राजा को, वो वहां से वापस लौटने लगा, ये जर्नी पहले यहां तक लेकर गया अपनी, और फिर सामान देकर ये वापस लौटने लगा। तो इन ट्रेडर्स के साथ मान लो कि ईरान से कोई बंदा है, ठीक है, एबीसी कोई बंदा है, वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा इंडिया तक। इसने पूछा क्यों? उसने बोला कि मैंने सुना है कि आपके देश के अंदर बड़े महान टेम्पल्स हैं, बहुत
संस्कृत बोलने वाले विद्वान रहते हैं। मैं शुरू से संस्कृत सीखना चाहता था और मंदिर जाना चाहता था। ये मुझे मेरे देश के अंदर देखने को नहीं मिलती, ये सारी सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी पूजा कैसे होती है, या उसका जो भी पर्पस हो। तो होता क्या था, जब ट्रेडर्स दूर दराज के इलाकों में शिप्स और कैरावान्स में जाते थे, तो वो बोलते थे अगर जगह है तो सर जी मैं भी आपके साथ चलूँ, मैं आपके देश आना चाहता था और वहाँ की स्टडी करना चाहता था, मुझे वहाँ की लाइव एक्सपीरियंसेस चाहिए, मैंने आपके बारे में, आपके देश के बारे में बहुत तारीफ सुनी है। तो उनके साथ पिलग्रिम्स उनके साथ ट्रैवल करते थे। और जैसा कि हमने पढ़ा, पिलग्रिम्स क्या होते हैं, दोनों होते हैं। जैसे एंशियंट इंडिया के अंदर आपको वो कंफ्यूज करने को देना, क्या ये सिर्फ मेल थे, तो जी नहीं, ये मेल के साथ साथ फीमेल्स भी ट्रैवल करा करती थी। ठीक है, हम ये भी देखेंगे, मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटीज वगैरह इतना मेंशन नहीं करती कि क्या फीमेल पिलग्रिम्स कोई थी फेमस। जी हाँ, बिल्कुल थी, मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो देयर वर सम मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज होली प्लेसेस पे अपनी वर्शिप ऑफर करने के लिए, उनको हम लोग पिलग्रिम्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें से बेस्ट नोन इतिहास के अंदर जो रहा है, जिसके बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अकाउंट की समरी हमारे पास अवेलेबल है, वो एक चाइना से आया हुआ बुद्धिस्ट पिलग्रिम था। एक्चुअली दो थे, एक का नाम था फाशियन। ठीक है, फाशियन, हु केम टू सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स अगो। ठीक है, फिर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ दूसरा उसका, श्वेनजेंग। ठीक है, जो 1400 साल पहले आया। ठीक है, और बाद में आई किंग, आई किंग, जो कि 50 साल बाद आया, जब शुएनजेंग आ चुका था। समझ गए? तीन यहाँ पर हम लोग, वैसे तो बहुत सारे थे अब, लेकिन वो 6 क्लास के बच्चों के हिसाब से इतना काफ़ी है, इतना बताना। हम 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको नाम याद रखने हैं, बिल्कुल इनकी स्पेलिंग वगैरह सब कुछ आपको, क्योंकि ना मीन्स में थ्रो करके आनी पड़ेगी, और प्रीलिम्स के अंदर तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन ही जाता है। यूपीएससी में भले ही कम बने, लेकिन अदर स्टेट पीएससी में बहुत सारे बन सकते हैं। तो फाशियन, तीनों चाइनीज थे, फाशियन, श्वेनजेंग, आई किंग। एक बारी क्रोनोलॉजी इनकी डिसाइड करें हम लोग, जैसे यहाँ पर दही रखा है, तो सबसे पहले हमें कौन दिख रहा है इनका, आप याद रखना। ठीक है, फाशियन, दूसरा उसके बाद बोल रहे हैं ना वो शुएनजेंग, और कह रहा है जब शुएनजेंग आ चुका था, जस्ट शुएनजेंग के 50 साल बाद हमारे भारत आता है आई किंग, आई किंग। ये इनका ऑर्डर है। ठीक है, तो आप कैसे भी करके, जैसे आपका दिमाग आपको अलाउ करे, कुछ एब्रीविएशन बना लेना, फा शू आई, कुछ ऐसा करके, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं भी आपको दूंगा, और आपको टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगे, और हर जगह पूछे जा सकते हैं। इन्होंने वो प्लेसेस विजिट करी, क्योंकि ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे ना, यहाँ पर देखो ये दे रखा है, सिंस दे वर बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, तो इन्होंने वो प्लेसेस विजिट करी जो कि बुद्धा की लाइफ के साथ एसोसिएटेड थी। ठीक है, जो कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ी, जैसे वाराणसी हो गया, है ना, और क्या हो गया, कुशीनारा, और बताओ, इतनी सारी प्लेसेस है बुद्धा के साथ एसोसिएटेड, इंडिया के अंदर बताना, एक दो प्लेसेस का नाम लो। हाँ, मथुरा तो आर्ट के लिए फेमस है। बेसिकली जो बिहार वाली जो रीजन्स नहीं है, वैशाली हो गया, है ना, और आपका इन्होंने सांची हो गया। ठीक है, और ये वाराणसी हो गया, और इन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था अपने शिष्यों को, सारनाथ। सारनाथ हो गया। फिर इन्होंने, मुझे वो बताओ, एनलाइटनमेंट कहाँ अटेन करी थी, बोध बोध गया, है ना, पेड़ के नीचे बैठ के करी थी ना। तो ये सारी प्लेसेस हैं इनके साथ एसोसिएटेड। अब माइंड यू, 2014 और 2015 पहली बार ऐसा हुआ था इतिहास के अंदर, जब यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछा था, जिसके ऑप्शन भी अलग नहीं थे। जो 2015 में पूछा गया था वही 2014 में पूछा गया था, वही 2015 में भटक दिया। क्वेश्चन ये था, चार ऑप्शन दे रखे थे, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। अब बुद्धा की लाइफ, लाइफ क्या होती है, जब से मैं पैदा हुआ और जब तक मरूंगा, तब तक जहां जहां मैं गया हूं, तो वो मेरी लाइफ के साथ एसोसिएटेड हो गई प्लेसेस। अब इस क्वेश्चन को वही बंदा सॉल्व कर सकता था जिसने बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा की जर्नी को, उनके पैदा होने से लुम्बिनी तक, और उनके महापरिनिर्वाण जहां उन्होंने अटेन करा, वहां तक बहुत क्लोजली एक एक जगह को समझा होगा।
आपने एक चीज़ देखी हमारे लेक्चर के अंदर, मैं हमेशा जब भी कोई एशियंट इंडिया की प्लेस आती है मैं लगातार आपसे पहली क्लासेस से पूछता हूँ कि इसको बताओ आज के टाइम में इंडिया में कौन सी जगह पे लोकेटेड है ना? क्योंकि कल को वो स्टेट भी दे सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। वहां पर आपको पता है कि बिहार दे रखा है, लेकिन आप सोच रहे हो बैठ के कि यार मैंने बिहार जैसी यार चीज़ तो देखी नहीं, मैंने तो यार बोध गया और ये सब पढ़ा था। लेकिन जिस इंसान को यही नहीं पता कि बोध गया बिहार में है, तो वो क्या सॉल्व करेगा इसको? ये होमवर्क ना पहले से करके जाना पड़ता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो वो लोग आए, उन्होंने बुद्धा की लाइफ के साथ प्लेसेस को वो करा। ये लाइन पता है इसके ऊपर मैंने इतना टाइम क्यों लगाया है? इसी लाइन से तो निकला था ये 2014 और 15 के क्वेश्चन। उन्होंने सारी जगह से कंबाइन करा, निकाली कि बुद्धा के साथ कौन कौन सी प्लेसेस एसोसिएटेड थी और बना दिया। 2015 के अंदर क्वेश्चन बनाया, सेम 2014 के अंदर बनाया। और एक चीज़ और बताऊं कि मोदी सरकार ने उस टाइम पे ना बुद्धिस्ट सर्किट लॉन्च करा था। तो एक ना इमेज रिलीज हुई थी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट पर, कि प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। उसके अंदर वो आंसर था। लेकिन अब इसको अगर किसी को अगर वो भी ना पता हो और सिर्फ रेगुलर एनसीईआरटी भी अगर वो बहुत अच्छे से कर रहा हो, तब भी उसका वो चीज़ सॉल्व हो सकती थी। ठीक है, तो आपको अपनी नजरें पैनी रखनी होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी इज द प्राइम। जो एनसीईआरटी पे सिर्फ फोकस करेगा उसका प्रीलिम्स हो जाता है। आगे हर एक पिलग्रिम्स ने, जहाँ से हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी, देखो आपको दिक्कत नहीं आने वाली आपको। हर एक पिलग्रिम ने अपना कोई ना कोई एक अकाउंट छोड़ा। को अकाउंट समझ रहे हो ना, ये जो मैंने ऊपर बनाया ना, ये यहाँ पर देखो, अपना रिकॉर्ड जिसके अंदर उनके एक्सपीरियंसेस होते थे, फिर चाहे उसे आप उसे अकाउंट कह लो या बुक कह लो। तो ये डिटेल्ड अकाउंट यहाँ पर बनाकर जाते थे। वो चीज़ें जो कि लोकल लोग हो सकता है कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। ठीक है, उस चीज़ का अकाउंट इनके पास रहता था। इन्होंने क्या क्या लिखा उसमें? इनका लिखना था, दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रैवल। ठीक है, कि क्या क्या उनको परेशानियां देखने को मिलती थी जब वो ट्रैवलिंग करते थे। रास्तों मतलब उस वे में, उस रास्ते में क्या क्या खतरे आते थे। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि उस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, तो इनको कभी कभार सालों लग जाते थे जर्नी ओवरटेक करने के लिए। इनको बहुत सारी कंट्रीज विजिट करने का शौक था। अलग अलग जगह की मोनेस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन इनको कलेक्ट करने का शौक था वहाँ से, जहाँ पर भी विजिट करते थे। ठीक है, और जब ये वापस लौटते थे तो ये अपने साथ बुक लेकर आते थे। यही वो बुक है जो कि इन्होंने अपने लाइव एक्सपीरियंसेस को देखते हुए लिखी थी। यही इनके रिकॉर्ड्स होते हैं, और इन्हीं को आप इनका बुक कह लो, रिकॉर्ड्स कह लो, या फिर अकाउंट कह लो, जिनमें इनकी एक्सपीरियंसेस छुपे होते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसेस छुपे होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, सबसे पहला चाइनीज ट्रैवलर कौन आया हमारे भारत? स्क्रीन पे फाशियन आया। ठीक है, फाशियन कहाँ से आया था? चाइना से आया था। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के अंदर कि फाशियन आ तो गया यहाँ पर, वापस उसकी जर्नी चाइना तक कैसी थी। ठीक है, फाशियन ने अपनी जर्नी घर वापस जाने के लिए अपने चाइना शुरुआत करी बंगाल से। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट हैं, ध्यान दे लेना, कुछ भरोसा नहीं है। यूपीपीएससी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली फैक्चुअल लेवल पे जाता है, जब वो ये पूछ सकता है कि ये फलाना प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इसकी डेट बताओ, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, क्योंकि ट्रैवलर्स ये छोटे मोटे ट्रैवलर नहीं थे। और मैंने हमेशा आपको बताया ना, फर्स्ट और लेटेस्ट चीज़ें तो यूपीएससी की फेवरेट होती हैं। किसी भी चीज़ का फर्स्ट नंबर और लेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट, लोएस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, बिगेस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ये सारी चीज़ें यूपीएससी को एक्सट्रीम पॉइंट पे पूछना बहुत पसंद होती हैं। तो पहला ट्रैवलर फाशियन। ठीक है, वापस कहाँ से गया, क्वेश्चन बन सकता है, बंगाल से इसने अपनी जर्नी ओवरटेक करी थी। ठीक है, कैसे? बंगाल से इसने एक शिप बोर्ड करा था। ठीक है, जो कि शिप किसी मर्चेंट्स को बिलोंग करता था। ठीक है, 2 दिन ही हुए थे इनको ट्रैवल करते करते, जब इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, लगभग 2 दिन इन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट करा। तभी ये एक बहुत तगड़े तूफान के अंदर फंस गए। ये चीज़ें हमें कैसे पता है? बहुत कॉमन सा इसका लॉजिक है कि डेफिनेटली फाशियन का अकाउंट जो रिकवर हुआ, उसमें फाशियन ने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया था कि जर्नी लेना, चाहे जिस कंट्री हम स्टडी करने जा रहे हैं उसकी, या फिर अपने घर वापस जा रहे हैं उसकी, दोनों चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं। ठीक है, तो जब तूफान आया, और तूफान अगर खत्म हो गया या फिर हवा नहीं चल रही, शिप आगे नहीं बढ़ पा रही, तो मर्चेंट्स ने क्या करा? द मर्चेंट्स बिगेन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड, ताकि
उसका वेट लाइटन हो सके लोड का, और शिप को डूबने से बचाया जा सके, क्योंकि भारी अगर शिप है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सामान है, फिर तूफान के अंदर बारिश ऊपर से हो रही है, पानी वगैरह भरते चला जा रहा है। और आप इमेजिन करके देखो, आज की इसको शिप्स मत समझना, हम लोग बात कर रहे हैं एंशियंट इंडिया की, समझ रहे हो, कि अगर हल्की सी भी मिस हैपनिंग अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर हो गई, तब उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी भी नहीं है कि ठीक कर सके, या फिर इतनी हाई क्वालिटी रिच क्वालिटी के शिप्स और बोट्स बनाई जा सकें। और ट्रैवलिंग टाइम भी कुछ ऐसा नहीं है कि एक दो दिन या हफ्ते महीने के अंदर पहुंच जाओगे, महीनों, इवन कभी कभार तो सालों लग जाते थे। डेफिनेटली लोग हॉल्ट करते थे, लेकिन देखना तो पड़ता था ना कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा वैसा हो कि मतलब वो टिक सके, है ना। तो फाशियन बताता है कि मैं और भी चीज़ें जो कि मैंने बटोरी थी, इतने सालों की मेरी इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शन थी, मुझे चेरी पिक करना पड़ता था जब तूफान आता था, कि मेरे को अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी फेंकनी पड़ती थी। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जब मैं इंडिया से निकलता था, निकला, निकलता क्या था, फ्रीक्वेंटली तो आया नहीं था, जब मैं इंडिया से निकला तो मैंने सोचा था कि यार मैं अपने चाइना में घर वालों को, अपने गांव वालों को ये जाकर दिखाऊंगा कितनी यूनिक चीज़ है। मैंने इतनी मुश्किल से इसे कलेक्ट करा था, इतना यूनिक आइटम था ये मेरे पास, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने अपनी पर्सनल बिलोंगिंग जो भी जोड़ी थी, कोई मूर्ति इकट्ठी करी होगी, कहीं से कोई यूनिक चीज़ लेकर आया होगा, वो सब मैंने फेंक दी, लेकिन अपनी बुक्स नहीं फेंकने दी बस मैंने, ठीक है। और बुद्धा की स्टैचूज नहीं फेंकने दी है जो कि उसने कलेक्ट करे थे। बुद्धा की स्टैचूज ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ही हैड डीप रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज्म, और उसकी बुक्स मतलब ये वो ये दिखा रहा है कि भाई जिस पर्पज से वो आया था, वो कह रहा भाई मुझे फेंक दो, लेकिन इनको कैसे फेंक फेंक दूं, मैं इसी पर्पज से तो इंडिया आया था पूरा का पूरा, और बुक में वजन ही कितना है। तो वो मर्चेंट से कहता था ठीक है भाई, इसके अंदर जो भी लोहे धातु की, चांदी की, या किसी एक कॉपर की, ब्रॉन्ज की, कोई ऐसा भारी सामान अगर आपको लगता है कि मैं मूर्ति या कोई बर्तन है, अगर शिप का वेट हल्का हो सकता है तो फेंक दो उसे, लेकिन बुक वगैरह और बुद्धा की मूर्ति प्लीज मत फेंकना। तो वो ये बता रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि एक बार तो मैं ऐसे तूफान में फंसा कि जब वो तूफान 13 दिन बाद मतलब सब वो कहते हैं शांत हुआ। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आए ना, नेम सम ट्रैवलर्स, या फिर गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया इन एशियन टाइम्स, ऑल्सो गिव देयर अकाउंट रिगार्डिंग देयर जर्नी। तो आप लिख सकते हो कि जर्नी अच्छी भी थी लेकिन बुरी भी होती थी, टाइम लग जाता था। फिर आप ये भी बता सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें ना ट्रैवलर्स की हमें मिल नहीं पाई है, रिकवर नहीं हो पाई है, क्योंकि ट्रैवलर्स अपने अकाउंट्स में, जैसे आप कोट कर देना फाशियन को, कि वो बताते हैं कि जब वो जर्नी ओवरटेक करते थे, तो स्टॉर्म वगैरह में जब वो फंस जाते थे और बोट का वेट भारी होने लग जाता था, उनको अपनी पर्सनल बिलोंगिंग फेंकनी पड़ती थी। जो हो सकता है कि और भी ज़्यादा हमारे पास एक रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की तरह बातों को जानने के लिए, उस जमाने की चीज़ों को जानने के लिए काम आ सकती थी। लेकिन सिर्फ हम बुक से ही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका, लेकिन बुक भी एक ऐसी चीज़ होती है कि डिटेल्ड अकाउंट हमें पता लग जाता है, ठीक है। इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, ठीक है। वही कहता है समुद्र खुद एक ऐसा एरिया था, ठीक है, जो कि बाउंडलेस है अपने एक्सटेंट के अंदर, मतलब मैं चारों तरफ देखूं और मुझे पानी ही पानी दिख रहा है, कोई मतलब रास्ता नहीं, कोई जर्नी नहीं, अगर फंस गए तो फंस के ही रह जाएंगे, ठीक है। तो हमें समझ में ही नहीं आता था कभी कभार, क्या था जब तूफान में शिप उलट फुलट हो जाती थी, कि ईस्ट में है कि अभी वेस्ट में है, ठीक है। तो पता कैसे करते थे, जोग्राफिकल बात कर रहा है थोड़ी सी, ठीक है, कि हम लोग सन, मून और स्टार की डायरेक्शंस को देखते हुए, जैसे याद है ना, मुझे बताओ नॉर्थ डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम लोग स्टार से, कौन सा पैटर्न होता है वो ज्योग्राफी के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन कैसे देखते हैं स्टार्स के थ्रू, कैसे पैटर्न से रात को, हाँ, पोल स्टार। पोल स्टार, पोल स्टार का पैटर्न को क्या कहते हैं जो कि हमें देखने को मिलता है, सप्तऋषि। वेरी गुड, सप्तऋषि। सात, सात सितारे होते हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे करके ये वो पैटर्न बनता है जो, याद आया, ठीक है। तो वो कहता है अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता था, या रेनी वेदर है, तो हमारा मकसद ये रहता था कि भैया जर्नी तो आगे कंटिन्यू करनी है ना, तो हम लोग सिर्फ हवा के सहारों से अपनी जर्नी ओवरटेक मतलब वो क्या अंडरटेक करते थे, ठीक है, सिर्फ हवा हवा के सहारे से। कहता है मैं बंगाल से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इंडोनेशिया जा रहा था, जावा उसका एक आइलैंड, आइलैंड इंडोनेशिया का आप सभी को पता है। वहां तक का बता रहा है कि उसको वहां तक पहुंचने में लगभग 90 दिनों का समय लग गया, जावा तक इसको पहुंचने में 90 दिनों का समय लग गया, ठीक है। जहां पर भाई साहब कितने टाइम रुके, ना एक दिन ना दो दिन ना 5 दिन, 5 महीने, ठीक है, 5 महीने जावा में रुके। और वहां से फिर जावा से इंडोनेशिया से इंडोनेशिया में जावा से होते हुए
फिर लास्ट शिप इसने बोर्ड करी अपनी मर्चेंट शिप। मर्चेंट्स वहां से निकले थे जो चाइना की तरफ जा रहे थे, फिर ये चाइना में बैठ के वहां से चला गया। समझ गए? अब यहाँ पर क्या है, ये नीचे जो क्वेश्चन देता है ना एनसीईआरटी, इसको इग्नोर मत करा करो। जैसे वो कह रहा है ट्रेस एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्रेस द रूट फाशी एंड टुक। ठीक है, अब आप ये पेज वगैरह छोड़ो। अगर आपसे कल को क्वेश्चन आ जाए कि एंशियंट इंडिया में जो जर्नीज थी समुद्रों के रास्तों से, तो क्या काम आता था वहां पे? क्या इंडियन ओशन काम आता था, या थोड़ा सा पैसिफिक ओशन का पार्ट काम आता था? क्या सिर्फ साउथ एशिया से ही ट्रैवलर्स आए जर्नी को ओवरटेक करने के लिए, या फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से भी जर्नी को ओवरटेक करा जा सकता था? तो आप एक चीज याद रखना, एक तो साउथ एशिया याद रखना कि साउथ एशिया का पूरा यूज होता था जैसे अगर लैंड रूट के थ्रू जर्नी ओवरटेक करनी है। फिर आप ना इंडियन ओशन को याद रखना कि इंडियन ओशन में समुद्रों के रास्ते से जो ईस्ट साइड से ट्रैवलर चले आ रहे हैं, ठीक है, ईस्ट साइड से ट्रैवलर्स जैसे चले आ रहे हैं और फिर वो साउथ एशिया तक यहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो इंडियन ओशन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, समुद्रों के रास्ते से आ रहे हैं शिप्स वगैरह का यूज करते हुए। तो डेफिनेटली यहां पर आप ऐसा बोलो कि अगर जैसे चाइना वगैरह की जगह से आ रहे तो नीचे से होकर आएंगे। तो इसके साथ साथ आप याद रखना, एंशियंट इंडिया में साउथ एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री से भी जर्नी क्या कहते हैं अंडरटेक करी जाती थी। बात समझ में आई? जैसे कर को वो बोले कि क्या कोई किसी ट्रैवलर ने इंडोनेशिया, सुमात्रा, बाली, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडो, ये इन सारी कंट्री से क्या कोई जर्नी ओवर वो करी, अंडरटेक करी? तो आप बैठ के ना कंफ्यूज मत होने लग जाना कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो नितिन सिंघानिया में भी सच में गिवन नहीं है कहीं पर भी। लेकिन ये हमारी कॉमन सेंस है कि जितना टाइम हम एनसीईआरटी पे बिताएंगे ना, तो ये हमारा दिमाग खुलेगा। पहली बार में कौन सा एक बार बताओ, आज मैं आपको ये सब चीजें बता पा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो इतना दिमाग मेरा बोलता था क्या? नहीं बोलता था। आज भी जो मेरे कई सारे जान पहचान के लोग हैं जो कि एनसीईआरटी को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो अगर मैं उनसे ऐसे सवाल पूछ लूँ तो वो कहते हैं दीपांग यार तुम तो यार बहुत यार एक्सट्रीमली फैक्चुअल सवाल पूछ रहे हो, इसके लिए तो मुझे बुक खोलनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ भाई खोल लो, कौन सी बुक में तुम्हें मिल रहा है मुझे भी बता देना, कौन सी बाजार में ऐसी बुक है, या फिर कौन सी ऐसी तमिलनाडु और यहाँ पर एनसीईआरटी है जिसमें सारी कंट्रीज का एक लिस्ट दे रखी हो तुम्हें कि फाशियन, ह्यूनसेंग, आई किंग। और पता है ट्रैवलर्स कितने हैं बताऊं? कितने ट्रैवलर्स हैं? 70 ट्रैवलर्स हैं हमारे कोर्स के अंदर, एशियन मेडिवल के मिलाकर सबके नाम याद करने हैं आपको। कैसे याद कर लोगे बताओ? ये तो एक टॉपिक है ना, कोई गारंटी भी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन सेफ साइड के लिए तो करके जाना ही पड़ेगा ना। ये चीज़ होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। समझ में आई? तो एनसीईआरटी को बहुत मतलब बैठे हो ना फ्री, तो बस मैं तो यही कहूंगा आपसे कि आप एनसीईआरटी के एक एक दो दो पेज खोल के बैठ जाया करो। खाना खा रहे हो, रिचुअल बना लो अपने कि उससे पहले भाई मैंने एक एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ना है, फिर वहीं पर अपना बुक मार्क लगा के आगे चलते जाओ। इसको जितनी बार हो सके, एग्जाम आपका 2 ढाई साल 3 साल रह गए, जितनी बार हो सके आप देते जाओ, मतलब रीड लगाते जाओ उसकी। ठीक है, और कशिश आप मत करना है वाला काम, अभी आप सिर्फ 12th पे फोकस करो। 12th के बाद आप बस कॉलेज में घूमते फिरते जैसे जा रहे हो मेट्रो वगैरह से, फिर आप मैं आपका प्लान दूसरा वाला वो वाला भी बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आशिमा गिरता हाई टाइम आ गया है। मॉक टेस्ट लगाओ, एक एक चैप्टर पकड़ो, उससे देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ मत करो, जैसे बोर होते हो ना, जैसे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। बोर होते हैं भाई, अब मैंने तो बता दिया, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमें सपोर्ट चाहिए होता है, कि जैसे आप कहोगे यार अगर आप साथ बैठ जाओ ना, अगर आप बता दो, आप हमें लिखवा दो, तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, अकेले करने का मन नहीं करता भैया, क्या करें? तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ी सी लेंदी ट्रिक हो सकती है, लेकिन काम डेफिनेटली ऐसा करेगी आपके दिमाग को बोर नहीं होने देगी। एक पैराग्राफ पकड़ो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का कोई भी एक पैराग्राफ पकड़ो, अपनी एक ना कॉपी बना लो, उस कॉपी पे लिख दो, ये A4 शीट बना कॉपी बना लो इसके लिए, तो क्योंकि जो मैं काम करवाने वाला हूँ आप उसके लिए कॉपी बना लो कि 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री, और ऐसा करके उस कॉपी पे लिख दो क्वेश्चन बैंक। ये एक्सरसाइज इतनी काम आएगी ना, प्रीलिम्स क्लियर ना हो ना तो बताना फिर मुझसे, लेकिन इसे करने के गट्स चाहिए होते हैं। क्या इजी है, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि उबासियाँ नींद वगैरह या एनसीईआरटी बोरिंग नहीं लगेगी, बैठे रहोगे आराम से इसको, और लॉन्ग स्टडी आवर्स भी बन जाएंगे। एक पैराग्राफ पकड़ो, एक पैराग्राफ पकड़ने के बाद क्वेश्चन, ये कॉपी बनाई आपने, आप ना ऐसा करो, जैसे ये चैप्टर ले लेते हैं, इस चैप्टर के आप पेज जैसे डिसाइड करते जा रहे हो, कौन सा पेज है भाई? ये पेज नंबर है, कहाँ लिखा है इसमें? 98 है ये, है ना? ये वाला 98 है। आप पेज नंबर 98 ऐसे करके, जैसे ये पहला पेज है इस चैप्टर का, मान लो 98 पे आप ऊपर हेडिंग डाल दो, बॉक्स बना दो हेडिंग बनाकर,
आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अपने जितने क्वेश्चन एक एक लाइन से बन सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन बना लो। जैसे लिखा हुआ है आपने पढ़ा, फास्ट शियान बिगैन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। अब आप सोच के देखो, अब आप क्वेश्चन बनाने बैठे तो आपका दिमाग ना इतना ना एग्जामिनर मोड पे चला जाता है, आपको रियलाइज भी नहीं होगा, चला जाएगा। फिर आप क्वेश्चन लिखो कि फास्ट शियान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम विच स्टेट। एमसीक्यू वगैरह मत बनाओ, फिर इन द बैंक्स मत बनाओ, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन बनाओ जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन हम लोग बचपन में सॉल्व करते थे, जैसे हमें मिड टर्म में और स्कूलों में आते थे। फाशियन बिगेन इज जर्नी फ्रॉम विच स्टेट, यहाँ पर इसका फिर अपना आंसर लिखो ऐसा करके कि बंगाल से इसने ली थी। ऐसे करते करते आपके एक एक चैप्टर के मैं बता रहा हूँ 70 80 50 60 क्वेश्चन बन जाया करेंगे। ठीक है, आपको वहां पर साइड में चीजें भी पता लग जाया करेंगी। फिर आपने जब क्वेश्चन बनाया होगा ना, ये चीज आप कभी भूल ही नहीं सकते। इस चीज को कैसे भूल जाओगे जब क्वेश्चन बनाकर खुद अपने खुद ही क्वेश्चन बनाए हैं, एग्जामिनर मोड पे जब खुद ही आ गए हो, और फिर दिमाग क्या कहेगा कि भाई एक एक लाइन के ऊपर तूने क्वेश्चन बना ली, इससे ज्यादा क्या मेहनत करोगे। आपका दिमाग को खुद कहेगा इससे ज्यादा क्या मेहनत करोगे, तुमने एक एक लाइन को बारीकी से जितने तरीके के से क्वेश्चन बन सकते तो तुमने सारे बना लिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स, सेकंड क्वेश्चन आपने जैसे बनाया, प्रॉब्लम्स, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय ट्रैवलर्स या फाशियन इन देयर इन देयर जर्नीज। तो आप ऐसा करके इसका आंसर बनाओ। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। आप ऐसे करके इसका आंसर बनाओ। कहाँ गए? हम्म, उसके बाद उसकी उनकी प्रॉब्लम्स लिख दो कि एक तो स्टॉर्म में फंस जाते थे। ठीक है, प्रॉब्लम और क्या थी कि जो उन्होंने सामान जो कलेक्ट कर रखा होता था, दे हैड टू थ्रो देम अवे। ठीक है, बहुत बहुत पिन पॉइंट चीज़ उनको अपने साथ फिर रखनी पड़ती थी। दे प्रिफर्ड दे प्रिफर्ड देयर बुक्स, उनको प्रायोरिटी देते थे। एग्जाम्पल फिर आप यहाँ पर अपना बना लो इसके अंदर कि जैसे फाशियन जो था वो बहुत रिस्पेक्ट करता था बुद्धिज्म की। अब ये चीज़ सब में तो नहीं आएगी ना, फाशियन में आएगी कि उसने बुक के साथ साथ जो बुद्धा के स्टैचूज जो थे उसको प्रिजर्व करके रखा। कैसे गलती हो जाएगी मुझे बता दो, प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर कैसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फिर अगर मैं कल को आपसे टेस्ट मांग रहा हूँ, या आपने कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी करोल बाग में जाकर, जीएस स्कोर विजन आई एस इनसाइट की, वहां पर जाकर 6 क्लास की वो उन्होंने वो ना आपको ऐसा बोलते हैं कि 6 से 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री वाली कल सबका इसका प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, मतलब तीनों एनसीईआरटी का। कुछ नहीं करना है आपने, आपने अपनी ये क्वेश्चन बैंक निकालनी है, बस सारी चीजें आपके सारे आंसर सारी यहीं पर है, यही आपकी एनसीईआरटी है, यही आपकी मेंस की कॉपी है। जिस दिन एक्सरसाइज करना सीख गए ना उस दिन समझ जाना कि सिलेक्शन बहुत और गारंटी के साथ हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि काम हमेशा ऐसा करो जो सब कर रहे हैं ना, हर चीज में बता रहा हूँ, हर फील्ड में जो सब बिजनेस कर रहे हैं आप उसमें कभी आगे नहीं बढ़ सकते, जो सब यूट्यूब पे कर रहे हैं आप कभी उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, जो सब एक ही स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, एक ही कोचिंग एक ही स्टाइल से पढ़ा रही है, वहां पर एक पूरा इंडिया जा रहा है, कभी कोई बच्चा सिलेक्शन नहीं ले सकता। हमेशा आपको जो कोई बता रहा है उससे एक कदम बढ़कर आपको वो सोचना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई सबको? ये करके देखो एक्सरसाइज, ये काम आएगी बहुत ज़्यादा। इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो आपके स्टडी आवर्स भी इससे बन जाएंगे, और ये तब आएगा जब दिमाग के अंदर किसी चीज़ को प्रायोरिटी दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे। ठीक है, ये नहीं आज कर लिया 2 दिन नहीं करा। आगे, शुएनजैंग कौन से नंबर का ट्रैवलर था अगर मैं पूछूं तो? दूसरे नंबर का ट्रैवलर। ठीक है, शुएनजैंग, ये क्या कहते हैं, 30 मिनट्स का लगभग ये हमारा लेक्चर हो चुका है। ठीक है, हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करा, फाशियन के बारे में, शुएनजैंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।